डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है। यूँ तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कभी भी नॉर्मल सतह पे नहीं रहे। एक बड़ा सा मुख्तसर सा वक्त आता है, कभी ताशकंद, कभी शिमला, कभी आगरा, लेकिन इसके बाद हमने अब पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी जंगें देखी हैं। और अभी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उनका ये ख्याल था कि उन्हें ख़ारजा पॉलिसी में जो पेशरफ्त करनी है उसमें जहाँ सऊदी अरब और ईरान और अमेरिका से ताल्लुकात तो बेहतर बनाना ही है, लेकिन फिर भारत जिससे पड़ोसी दुश्मन मुल्क से ताल्लुकात यानी एक सतह पर लाना बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से यानी इमरान खान की जानिब से जो ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म मोदी को, उसका एक हफ़्ते बाद जवाब मस्बत आया कि वो मुज़ाकरात के लिए यूनाइटेड नेशन में तैयार हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ। लेकिन अभी इसकी स्याही सूखी भी नहीं थी कि ये आया कि वो मुज़ाकरात ना सिर्फ ये कि भारत ने उसकी मुस्तरद कर दिए, बल्कि अब तो जनरल उनके आर्मी चीफ़ का बयान ये सामने आया है और जो ज़बान और लहजा आर्मी चीफ़ ने इस्तेमाल किया है वो किसी तौर पर भी डिप्लोमेटिक यानी सिफारती ज़बान में नहीं है। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को धमकी दी है और पाकिस्तान ने पता नहीं कौन सी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि जब हम उसी ज़बान में उनको जवाब देंगे। तो जहाँ यानी ये जो तवक्को की जा रही थी कि नई हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की आई है और वो जो एक मेज़बत पेशरफ्त कर रही है ईरान और तुर्की और सऊदी अरेबिया और अमेरिका और वेस्ट के साथ, और ख़ास तौर पर जो इंडिया के साथ जो इनिशिएटिव लिया था इमरान खान साहब का, आपको इल्म है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग भी है एक क्रिकेटर की हैसियत से, और जब वो इक़्तिदार में आए तो ओवरऑल वहाँ से मज़बत जवाब ही आ रहे थे। इसलिए तवक्को की जा रही थी कि जो उन्होंने जवाब दिया है मज़बत, और जो पहली मीटिंग होगी शाह महमूद कुरैशी की और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की, उसके नतीजे में वो जो एक पेंडिंग में बेशुमार जो है दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल पड़े हुए हैं उनका कोई मज़बत हल नज़र आएगा। लेकिन फिर बिलाखिर इस जवाब के बारे में फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह को भी कहना पड़ा कि हिंदुस्तान ने मुज़ाकरात को जिस तरह मुस्तरद किया है उससे उनका मुतकब्बराना लहजा झलकता है। यही नहीं बल्कि अब से थोड़ी देर पहले जो आर्मी चीफ़ का बयान आया और फिर उसमें DGI SPR हमारे उन्होंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान भी एक एटमी क़ुव्वत है और वो किसी तौर पर भी महाज़ाराई या जंग नहीं चाहता, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से मुज़ाकरात को ठुकराना और उसके बाद ख़ास तौर पर आर्मी के सरबराह का ये बयान कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और जो कुछ उन्होंने कहा है और जिस तरह सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कोई एक बार फिर किसी मौके की तलाश में है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 2019 के इलेक्शन करीब हैं, फिर ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं जहाँ आपको इल्म है कि जो बड़ा असरअंदाज होते हैं कौमी इलेक्शन पर भी। तो ये जो मोदी ने जो मुस्तरद किया है पाकिस्तान की पेशकश, और एक बार जो आर्मी चीफ़ ने लहजा इस्तेमाल किया है उसके पीछे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी का एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर इलेक्शन का जो है वो एक मैनिफेस्टो में शामिल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा हिना रब्बानी खर को भी मुझे ज्वाइन करें। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ होंगी, नजमुद्दीन शेख साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा से भी हमने रब्ता किया है, और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मियाँ महमूद कसूरी से भी तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद करता है। और ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो पेशकश थी वो तो हिंदुस्तान ने मुस्तरद की ही, लेकिन साथ ही भारतीय जनरल का बड़ा धमकी आमेज़ बयान आया है और उन्होंने एक बार फिर सबक सिखाने को कहा है। डॉक्टर हुमा बकाई ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी ख़ारजा साबिक़
शेख साहब भी ज्वाइन करेंगे और फिर कुसूरी साहब से बाद में गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप फॉलो कर रही हैं जो अचानक ये तो मुज़ाकरात की जगह अब महाजराई की सूरत हाल पैदा हो गई है, बड़ा सख्त बयान आया है जनरल्स का, तो किस तरह देखती हैं कि नहीं हम क्या इसी तरह हालत जंग में रहेंगे? मेरे ख्याल में तो बड़ा पॉजिटिव स्टेप था तहरीक इंसाफ की जानिब से। डॉक्टर साहिबा जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, और मेरे ख्याल है ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि जो रिएक्शन आया वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से नहीं आया, वो रिएक्शन आया उनकी अस्करी क़यादत की तरफ से। ये मैं समझती हूँ और भी परेशान कुन है। इसका मतलब है कि जो अस्करी क़यादत का असर रसूख है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो पॉलिसी स्टेटमेंट तकरीबन इस बात पर दे दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो शर्मुल शेख का में मनमोहन सिंह साहब ने अग्री कर लिया था कि वो बलूचिस्तान को हिस्सा बनाएंगे नेगोशिएशंस का बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जहां इंडिया दरअंदाजी कर रहा था। जब वो वापस गए तो उन्हें फिर अपनी उससे बैक ट्रैक करना पड़ा। अब के तो हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि बैक ट्रैकिंग हुई, पर उसके बाद ऑफेंसिव पे चला गया इंडिया, जहां उन्होंने इस किस्म की बातें की। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी गुजारिश कर दूं कि इंडिया को खुद भी शायद बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये एम्प्टी थ्रेट है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पैरिटी है, हम मिनिमम डेटरेंस से फुल डेटरेंस पे जा चुके हैं, इंडिया को इसका अच्छी तरह इल्म है, हमारे पास शॉर्ट रेंज बैटल रेंज न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया का ऑपरेशन कोल्ड डॉक्ट्रिन या कोल्ड स्टार्ट जो था वो कोलैप्स हुआ है। तो इंडिया ये बात तो कर सकता है लेकिन इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी अहम बात ये है कि जो इंटरनेशनल, बस मैं जुमला मुकम्मल कर लूं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन होने नहीं देगी इन बॉर्डर्स पर, वो इंटरवीन करेंगे। तो वॉशिंगटन की सो कॉल्ड पुष्टपनाही न्यू दिल्ली के साथ उस वक्त तक है जब तक रिलेशनशिप्स जो है वो कम से कम नॉर्मलेंसी से कुछ ही नीचे है। अगर एस्केलेशन होगी, वायलेंस ऑन द बॉर्डर होगा, तो मैं नहीं समझती कि वॉशिंगटन इंडिया के साथ खड़ा होगा। ओके, शेख साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी खारजा और पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी गहरी नज़र। शेख साहब, ये जो समझ रहे थे कि जो पेशकश हुई है शायद मस्बत, बड़ा लोगों ने खुशी मनाई दोनों जानिब से, लेकिन अब तो जनरल साहब की धमकी आई। एक आम हम लोग ये समझते हैं, कहते हैं ये जो मोदी साहब ने ये वाला जो स्टेप उठाया है, शायद उनके जो मुशीरों ने बताया होगा भाई इलेक्शन करीब हैं, और ये बदकिस्मती से हिंदुस्तान में जब इलेक्शन आते हैं तो एक बड़ा हथियार होता है उनको कश्मीर और पाकिस्तान बैशिंग जो होता है। क्या सिर्फ ये सबब है, या आप समझते हैं कि मोदी दौर में कभी हम तवक्को ही नहीं रखें कि शायद कोई बेहतरी की सूरत हाल आए? मोहतरम नजमुद्दीन शेख साहब, शायद ये फैसला मोदी साहब का ना हो, ये फैसला शेख साहब के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खास तौर पे वजारत खारजा में जी, जिनको अभी उनकी MEA में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कि अब हमारे पास अमेरिका की पुष्टपनाही है और उस बिना पे हम पाकिस्तान पे दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं उनके सीक्वेंस को देखने को बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आपने 24 जुलाई को ये स्टैम्प्स शाया की, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद आपने ये भी किया कि आपने कहा कि साहब हम आगे बढ़ना चाहते हैं कश्मीर के सिलसिले में, और आपने किसी एक सिपाही को कत्ल कर दिया और उसका गला काटा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज़ें 2 दिन पहले हुई थी उस वाक़े के, कि आपने कहा कि नहीं साहब हम मुलाकात को वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि ये मीटिंग हो। ये ज़रूर उन्होंने कहा था, और मैंने इस पे तबसरा ये किया था कि देखिए हिंदुस्तान इस वक्त आपसे हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन हाथ मिलाने के बाद बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस बातचीत में उनको ये खदशा है कि उनकी जो पोजीशन है कश्मीर पे, कि कश्मीर में जो वो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीरियों पे,
वो जुल्म ढा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कश्मीरी नहीं कर रहे, ये सब इन्फिल्ट्रेशन है पाकिस्तान की तरफ से, और इसकी वजह से यहाँ पे ये दहशतगर्दी कायम है। इस मौक़िफ़ से वो अभी नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में दुनिया को वो कह सकते हैं कि कश्मीर में कोई इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है, जो कुछ भी है ये दहशतगर्दी है जो कि पाकिस्तान करवा रहा है। इस मौक़िफ़ से ये हटने वाले नहीं हैं। जो अभी जो आपने इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से स्टेटमेंट देखी है, ये सिर्फ इसको रीइंफोर्स करने के लिए है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ये वाकया हुआ है जिसका वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इस किसी BSF के बंदे का गला काटा है। ये इसका कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल आर्मी है, उनके रेंजर्स बिल्कुल वही प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं जो कि आर्मी में फॉलो किए जाते हैं, और इस किस्म की चीज़ करना मुमकिन नहीं है। इन एनी केस पाकिस्तान ने कहा है कि इसकी मुश्तरका हम इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि मोदी साहब समझते हैं कि उनकी सियासी जो मकासद हैं उनके इलेक्शन के लिए, उसमें ये बेहतर सर्व करेगा। मुझे जो जिससे और खदशा होता है वो ये कि अब वो कह रहे हैं कि साहब हम सर्जिकल स्ट्राइक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और इसको हम रिलीज करेंगे कि दिखाने के लिए कि हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स का हमने कैसे की, और इसका डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। जरा ज़्यादा तफसील से बात करने के लिए डाक साहिबा मैं एक ब्रेक की तरफ चला जाता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ। न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। डॉक्टर हुमा बकाई और हमारे मोहतरम नदवीन शेख साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ज़रा क्विक मुझे ये बता दीजिए कि हमारा ये ख्याल था कि इमरान खान साहब की बड़ी फॉलोइंग है, क्रिकेटर की हैसियत से बड़े मकबूल हैं, वहाँ से बड़े पॉजिटिव जवाब भी आए थे, शायद वहाँ की इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंशिया प्रेशर भी डाले, तो हम ये भी समझें कि कोई ये वाला मामला नहीं है। वो जो इंडियन जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो दिल्ली सरकार है, जो उसका एक परसेप्शन और स्टैंड है पाकिस्तान के बारे में, वो वही रहेगा, भले इमरान खान हो कितने ही पॉपुलर इंडिया में एज ए क्रिकेटर या एज ए हीरो। हुमा बकाई, देखिए, इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसका फ़ायदा उन्हें सरहद के इस तरफ है, क्योंकि जब वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं इंडिया से बेहतर ताल्लुकात के लिए, तो उनको शक की निगाह से नहीं देखा जाता, उन पर कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। जबकि हमने पास में देखा था कि जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी कि अगर वो प्रो इंडिया होती थी तो उनको प्रो बिजनेस होने की बात कही जाती थी। तो इस तरह से उनका इनिशिएटिव के पीछे वो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, वो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल इनिशिएटिव के पीछे है। लेकिन ये रिस्पांस हमें सरहद की उस तरफ से मिलेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। जो आपने ऑप्टिक्स इलेक्शन के फौरन बाद देखे थे वो डिप्लोमेसी का हिस्सा थे, लेकिन ये तो रियल टाइम फॉरेन पॉलिसी इश्यूज है ना। ये तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो इंडिया में कि वो जो है वाकई ताल्लुकात को आगे बढ़ने देंगे, वहाँ तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो इंडियन स्टैब्लिशमेंट है वो और जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है या जो इंडियन हुकूमत है वो इस इशू पे कम्प्लीटली पोलराइज्ड है। वो इस हद तक पोलराइज्ड है कि वो डायलॉग की बात करके, मतलब आप समझिए इन सम वेज उनके लिए एक पब्लिकली एक ग्लोबल पब्लिक शर्म की भी बात है, उनको शर्मिंदगी भी है इंडिया को कि उसने अपने इतना बड़ा मुल्क है, उसने एक बात कही और फिर उस पर उसने बैक ट्रैक किया। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को कुछ और मिला ना हो, लेकिन उसको मॉरल हाई ग्राउंड तो जरूर मिला है, क्योंकि पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है और ऑफर भी दी। और दूसरी अहम बात यह कि देखिए जी, इंडिया जो है इसको जितना जी चाहे स्ट्रैच कर ले। हम आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन में भी जा चुके हैं, जब हमारी फौजें बिल्कुल एक दूसरे के सामने तन के खड़ी थी। क्या हुआ था, बाद में खुद नेगोशिएशन पे आने पड़ा था। इससे पहले इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट किया था
तो इंडिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फ्लाइट होने लगी थी। इंडिया को खुद ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ा था। तो जब इंडिया इस किस्म की बातें करता है तो इसका नुकसान हमें होता है या खित्ते को होता है या नहीं होता? इंडिया को जरूर होता है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बाय वर्च्यू ऑफ बिजनेस जुड़ा हुआ है। अच्छा, यही सवाल मैं अगर शेख साहब आपसे करूं, जैसे मैंने कहा शेख साहब वो जो इमरान खान साहब के हवाले से कर रहा था, गालिबन दोहराने की जरूरत नहीं, क्या कहेंगे शेख साहब? पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पे ये वाज़े जवाब आया था कि सब जहां तक हमें इल्म है कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी। तो वो क्रेडिबिलिटी जो मोदी की है वो एक हिंदुस्तान में बहुत कम है, और वो चाहते हैं कि इस क्रेडिबिलिटी को किसी तरह बिल्ड किया जाए। अब कहां तक इनको इसमें किसी किस्म की कामयाबी होगी वो इस पे मुनसर है। देखिए, ये जो कमांडर जो के चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम सबक सिखा सकते हैं वगैरह, इसके तो कोई इम्कान नहीं। ठीक है शेख, मुझे साबिक सेक्रेटरी खारजा मिस हिना रब्बानी खर ने भी ज्वाइन किया है। मिस्टर ये जो सूरत हाल आई है, जैसे हम तो समझ रहे थे कि जो हमने पेशकश की है उसका तो और रिएक्शन आया और मजीद कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो रही है। हिना खर बीबी जी, मेरे नज़र में देखिए पेशरफ्त एक अच्छी चीज़ थी। आई थिंक पाकिस्तान को इस चीज़ से प्राउड होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा मस्बत रवैया रहा और हमेशा डायलॉग की टेबल पे। तो ये एक आयरॉनिक बात है, क्योंकि जहां अमेरिका भारत ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान एक अग्रेसर है और वायलेंट स्टेट है एक्सेट्रा, वहाँ पे दिखने में ये आता है कि पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग को फरोग देने की कोशिश की और पाकिस्तान ने हमेशा पहले स्टेप उठाए। पाकिस्तान का ये स्टेप उठना और इंडिया का उस पर मस्बत रिस्पॉन्स होना एक बहुत खुश आइन बात थी, बिकॉज हम ये जान चुके हैं अपने 70 साल इंडिपेंडेंस के बाद हिस्ट्री में बिटवीन द टू कंट्रीज कि इस जो हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं, बेशक वो सबसे बड़ा और सबसे अहम एलिफेंट इन द रूम कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का इशू हो, बेशक वो ट्रेड का इशू हो, बेशक वो कोई और चीज हो, बेशक सर क्रीक हो, बेशक सियाचिन हो, हम ये जान चुके हैं, पता चल चुका है हमें कि हम कोई भी इश्यू अपना जंगी माहौल में या जंग के थ्रू सॉल्व कर ही नहीं सकते। हम 3 कम से कम जंगे आपस में लड़ चुके हैं और उनमें से किसी में हमें कोई भी फैसला कुन चीज ना उनको मिली ना हमें मिली। अगर मैं ये आगे देखना है, अगर मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँ कि इमरान खान की जो पार्टी है, जमात है, लीडरशिप है, वज़ीर ख़ारजा तो पुराने, इनमें इतनी कैपेसिटी क्वालिटी है कि ये कोई ब्रेक थ्रू कर सकें और कुछ न किसी सतह पे इंडिया को ला सकें, या मोदी सरकार का जो स्टैंड है, आप भी वज़ीर ख़ारजा रही माशाल्लाह काफ़ी अरसे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी? हिना बीबी जी, मुजाहिद साहब देखें, आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्होंने बहुत सारे मेजर पॉपास किए हैं, बट राइट नाउ इट्स लेस अबाउट देयर लैक ऑफ कैपेसिटी एंड लैक ऑफ कैपेसिटी ऑन आवर साइड एंड मोर अबाउट द लैक ऑफ इंटेंट ऑन द मोदी गवर्नमेंट साइड। फॉरगेट द लैक ऑफ इंटेंट। लैक ऑफ इंटेंट तो एक बहुत फिर पॉजिटिव बात आ जाती है। वो एक अग्रेसर के तौर पे इंडिया को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। आप देखें, आज हिस्ट्री लिखी जा रही है। इंडिया एक सेक्युलर इंडिया रहा है पिछले कई दहाइयों में और उसकी वजह से इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, प्रॉस्पर किया है, एक डेमोक्रेटिक इंडिया रहा है। मोदी साहब इंडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एन एग्रेसिव स्टेट जो डिफाइन होती है मॉब लिंचिंग से, रेप ऑफ कश्मीरी विमेन से एंड बीइंग एन अग्रेसर इन वर्ड्स एंड इन एक्शन से। आपने देखा कि स्कर्मिशेस जो बॉर्डर पे हुई हैं इनके दौर में, और फिर आप ये भी देखें कि एक इंस्टीट्यूशनल डिसरे आपको भारत में नजर आ रहा है जहाँ पे उनके आर्मी चीफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कह रहे हैं। ये हमने अनप्रेसिडेंटेड देखा है, ये इंडिया की नॉर्म नहीं है कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के कब किसको अटैक करना चाहिए, ये जनरल का काम नहीं होता, ये पॉलिटिकल डिसीजंस होती हैं। और एक अग्रेशन आपको सारा समझ आ गया कि वो कैसे यू टर्न लिया गया, क्यों यू टर्न लिया गया, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में इस वक्त एक स्टेट्समैनशिप या लीडरशिप प्रोवाइड करने के बजाय वोट ग्रैबिंग के लिए एक पाकिस्तान को एज एन एग्रेसर पेंट करके उस दुश्मनी के ऊपर वोट लेने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे आप इस वक्त मेरे नजर में मोदी गवर्नमेंट के साथ कोई भी हो उसका आगे कोई मस्बत उनसे जवाब देना इस टर्म में तो नहीं मिलेगा। शायद वो 2018 नहीं, अगले साल के इलेक्शन के बाद शायद वो स्टेट्समैन बनने की कोशिश करें। इस वक्त तो वो एक डिवाइडर हैं, एक एथनिक डिवाइडर हैं, एक अग्रेसर हैं, एक ह्यूमन राइट्स के ब्रेक करने वाली एक कुव्वत बन रहे हैं।
तो इस वक्त वो हिंदुस्तान को दहाइयों पीछे ले जाने के प्लान पे काम कर रहे हैं। वो खुद तो ये यकीनन ये नहीं मानेंगे, बट जो उनके एक्शन हैं उससे हिंदुस्तान रीजनल वर्ल्ड पावर जो बनाना चाहते हैं वो तो क्या रीजनल पावर बनने जोगा भी नहीं रह जाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब आपने सुना हिना रब्बानी खर साहिबा की ऑब्जर्वेशन, अगर क्विक आप इनको किस हद तक हमारी साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा है लेकिन अपडेट है सूरत हाल में डॉक्टर हुमा बकाई? नहीं, हिना बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि ये जो इंडिया का एटीट्यूड है ये रिग्रेशन है टोटली। और जैसे मैंने भी आपसे गुजारिश की थी कि इस वक्त पाकिस्तान को तो मॉरल हाई ग्राउंड मिला है, पाकिस्तान ने टॉक्स ऑफर की और इंडिया ने विड्रॉ किया, तो पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इंडिया ने स्टोन वॉल किया जो वो तवातुर के साथ कर रहा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के सर्कल्स हैं, और हिना शायद इस बात से एग्री भी करेंगी, वहाँ इस बात पे तकरीबन एक कंसेंसस है कि मोदी हुकूमत के दौरानिए में कोई बहुत पेशरफ्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए। लेकिन अहम बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो रिएक्टिव ना हो, और किसी हद तक शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का इशारा भी किया। उन्होंने कहा मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मजीद नुकसान हो। तो अगर इंडिया बिलिग्रेंटली एक्ट कर भी रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगी इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहा है, इमेच्योर रियासत के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि जितना बड़ा वो मुल्क है जो वो अपने लिए कोई एक ग्लोबल रोल देखता है उसके साथ ये बिहेवियर टैली नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तवातुर के साथ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि हम तैयार हैं टॉक्स के लिए। हम टेररिज्म पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम कश्मीर पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, और हम पानी पे भी बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि पानी पे इंडिया फौरन आ जाता है हमसे बात करने, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज फिर इंटरनेशनल फोरम्स में चले जाएगी और उसके लिए मसला होगा। लेकिन पाकिस्तान तो तमाम इश्यूज पे बात करना चाहता है। और मैं गुजारिश करूं कि जो हमारा मोमेंटम बन रहा है, जो इस खित्ते का इकोनॉमिक मोमेंटम बन रहा है, हो सकता है कि नुकसान इंडिया का ज्यादा हो जाए। ओके, डॉक्टर हुमा बकाई, डॉक्टर मिस हिना रब्बानी खर से बात हो रही थी, उसके साथ नजमुद्दीन शेख भी से, और थैंक यू डॉक्टर हुमा बकाई एंड हिना रब्बानी खर साहिबा। और ब्रेक के बाद मैं आऊँगा तो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा मियाँ महमूद कसूरी साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे मालूम करेंगे कि वो इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पेशकश, इंडिया का इनकार और महादराई की फ़िज़ा। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और मैं अब रब्ता किया है मैंने मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब से, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा, और बिल्कुल मैं बड़े कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ारजा ताल्लुक़ात के हवाले से अब बहुत कम लोग हैं जिन एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं और ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात को पूरे पसमंज़र के साथ देखते हैं। थैंक यू कसूरी साहब। अगर मैं आपसे ये मालूम करूँ कि अगर भारत ने पहले पेशकश कबूल की और फिर वापस ले ली, तो क्या हम ये समझें कोई तीसरी क़ुव्वत ने, क्योंकि एक आम परसेप्शन ये है कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इतने डीप हैं, इससे पहले इतने नहीं थे, तो क्या हम इस तरह लें आसानी से कसूरी साहब? पहली बात तो ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने वेलकम है। अच्छा। उनको कोई पाबंदी नहीं थी कि वो वेलकम करते, कोई ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान को खुश करने में लगे हुए हैं, वो तो बल्कि बहुत कड़वी बातें कर रहे हैं बहुत देर से अमेरिकन, उन्होंने उसको वेलकम किया है। नंबर 2 बात यह है कि कोई खुफिया बात नहीं थी। ये प्राइम मिनिस्टर का लेटर जो है ये लिखा गया है 14 को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको शायद 20-21 को जब भी जवाब दिया है, हफ्ता सोचने का मौका मिला है। मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया गया है, और अमेरिका को किसी तरीके से इसका बता भी दिया गया होगा, क्योंकि इससे पहले पॉम्पियो साहब और मैटिस, जनरल मैटिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं। ठीक। तो तीसरी बात यह है कि मुझे आगरा याद आ गया है। पता नहीं, आप शायद हो सकता है मुजाहिद साहब आगरे गए हों, मैं उसके फ़ौरन बाद फॉरेन मिनिस्टर बनाऊं, उस वक्त नहीं था। ठीक। उस वक्त अब्दुल सत्तार साहब थे, उन्होंने अपनी किताब में बहुत जिक्र किया है, और अगर आप आगरे में मौजूद थे तो आप मेरी बात की तायीद करेंगे। फैसला हो गया था, फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब
उस वक्त जो थे हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो कमरे में मिलने आए प्रेसिडेंट मुशर्रफ को और अब्दुल सत्तार साहब को, और उन्होंने वो सब ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, प्रिपेयर टेक्स्ट एग्री हो गया। उन्होंने कहा मैं 45 मिनट में वापस आ जाऊंगा और उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। मीडिया वालों को बुला लिया गया, कुर्सियाँ बिछा दी गईं, फूल लगा दिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि सुषमा स्वराज साहिबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो उस वक्त मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, और जी, और ये अंदाज़ा लगाया गया कि अडवाणी साहब, जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो भारत के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं वाजपेयी साहब की जगह, और ये उनकी शय पे अंदाज़ा ये था किया गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़े है कि जो चेंज आई, ये अब्दुल सत्तार साहब बताते हैं कि हम अपने कमरे में 7 घंटे इंतज़ार करते रहे। उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मीडिया से नहीं मिलने दिया गया। उसकी वजह वाज़े है, ठीक है। अब मीडिया वो पूछता ना, बस कोई आपके पास जवाब ही नहीं था। अब जैसे बोंडी तावीलात दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि जी ये था और फिर ये हो गया, हालांकि जो स्टैंप्स हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इलेक्शन कैंपेन से पहले निकले हुए हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो किलिंग्स हो रही हैं, जिस तवातुर से हो रही हैं, जब से मोदी साहब आए हैं, को कभी अल्लाह माफ़ करे कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और ये जो उन्होंने कहा कि आंखें निकाली गई और डिसफिगर किया गया, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बरखा दत्त की किताब में या उनके मजमून में इस बात का जिक्र है कि जो पाकिस्तानी फ़ौजियों को डिसफिगर किया जाता है हिंदुस्तान में, और एक मौके पे एक जर्नल ने कहा कि वो एक पाकिस्तानी फ़ौजी की लाश दिखाएंगे। और तो और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान की, निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा, और ये मेरी सोर्स नहीं है, ये हिंदू अखबार जो हिंदुस्तान का मुस्तनद अखबार है और बड़ा डिपेंडेबल अखबार है, ये उसकी सोर्स है, जिसमें उन्होंने कहा बकौल निर्मला सीतारमन के, हम भी उनके गर्दनें काटते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं। तो कोई बच्चे नहीं हैं, उनको सब कुछ पता था जब उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। हुआ यह है कि उन्होंने आई थिंक बड़ा सही तरीके से फैसला किया कि ये मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए साइडलाइंस पे। कुसूरी साहब तो शुमाली कोरिया हत्ता के जुनूबी कोरिया तक मिल गए। कितनी आपको, आपसे ज़्यादा कौन तारीख जानता है। बाकी भी अगर हम तारीख में देख लें कि दुश्मन जिन्होंने गले काटे होंगे, जंगें की होंगी, तो क्या हम ये तवक्को रखें आइंदा कभी भी, क्योंकि इमरान खान न्यू फेस हैं, नई लीडरशिप आई, नई जो उनकी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी नए दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो हम ये समझें कि अब मुस्तकबिल में कभी भी कोई दरवाज़ा पाक भारत ताल्लुकात का नहीं खुल सकेगा। कुसूरी साहब नहीं, मेरी एक कतन राय नहीं है। उसकी एक वजह है। पहली तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन चंद पाकिस्तानियों में है, गिनती के मैं कहूँगा 5-6 होंगे, जिनकी हिंदुस्तान में भी उनको एक तबका पसंद करता है। वो एक हीरो रहे हैं हिंदुस्तान के, काफ़ी एक ऐसा क्रिकेट लविंग जी, और उनके बारे में जनरली उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके जो लीडर्स हैं, उनके भी इमरान खान साहब से ज़ाती दोस्तियां हैं और उन्होंने टीवी पे इसका इजहार किया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता, उनके लिए गुडविल भी है। तो होगा ये कि मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग शायद समझ रहे हों कि नरेंद्र मोदी साहब इतने मजबूत लीडर हैं, क्योंकि कहा यह जाता था कि जी कांग्रेस तो अमन नहीं कर सकती, हालांकि कांग्रेस दौर में हम कश्मीर का मसला हल करने लगे थे। कहा यह जाता था जी बीजेपी करेगी और वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देगी, और मोदी साहब जितना स्ट्रॉन्ग लीडर भारत की तारीख में कहा यह जाता था नहीं आया। लगता यह है कि जो उनको कुछ डिफीट्स हुई हैं बाय इलेक्शन में पिछले 1 साल में, इंडिया के स्टेट इलेक्शंस में, हालांकि उन्होंने विक्ट्रीज भी हासिल की हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। तो एक जो नेगेटिव सिग्नल गया है वो बदनसीबी से, वो ये था कि मोदी साहब मसले को हल कर सकते हैं
वो लीडरशिप दिखाएंगे। लेकिन लग ये रहा है वो सियासत के शिकार हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो बड़ी रियासतें हैं उनके इलेक्शंस होंगे इंडियन इलेक्शन से पहले। अगर उसमें वो हारे या उन्हें कुछ सेटबैक हुआ तो 2019 में ज्यादा नुकसान तो डिपेंड इसके मायने मोदी साहब के होने ना होने पर होगा ना। यानी इसके मायने हम ये नहीं समझे कि जैसे तमाम दुनिया के मुल्कों की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, स्टेट पॉलिसी होती है, तो अगर मोदी साहब चले गए तब तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, मोदी साहब ने अगर दोबारा कामयाब हो गए तो फिर यही पॉलिसी रहेगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब ये इलेक्शन की खातर कर रहे हैं। उनको डर है कि इन रियासती इलेक्शन में ना हार जाएं, कुछ दिन में होने वाले हैं, और उनको ख्याल है 2019 में असर पड़ेगा। पहले उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी, उसके बाद वो पीछे हट गए और वो बर्दाश्त नहीं कर सके प्रेशर। या तो आरएसएस का प्रेशर आया है या बीजेपी के अंदरूनी प्रेशर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको आगरा समिट का अभी बताया है। लेकिन 2019 के बाद मैं वजह बताता हूं क्यों वो बातचीत करने, मैं लॉजिकल बात कर सकता हूं, मैं कोई पामिस्ट या कोई सूद शेयर तो नहीं हूं कि मैं तो अकल से एक तज्जिया कर सकता हूं। तज्जिया ये है कि या तो हिंदुस्तान ये समझता कि उसकी मौजूदा पॉलिसी से कश्मीर स्टेबलाइज हो जाएगा, एलओसी पे गड़बड़ बंद हो जाएगी, और जो दोनों रियासतों ने बदरजा उतम ये कैपेसिटी हासिल कर ली है कि वो एक दूसरे को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे को और एरियाज भी हों जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं ये आपको कह रहा हूँ को कॉमन सेंस की बात नहीं, अकल की नहीं, दानिश की नहीं, इस पॉलिसी से ज़ीरो रिटर्न नरेंद्र मोदी साहब के लिए आएगी। नंबर 2, नरेंद्र मोदी साहब ने ये बताया था वो मजबूत वज़ीर आज़म है और कांग्रेस और मनमोहन सिंह कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया? ऑपोजिशन ये कह रही है कि उनके दौर में उससे ज़्यादा मरे हैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी फौजी। हाँ, पाकिस्तानी भी शहीद हुए हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन वो तो हिंदुस्तान के गिनते थे ना। उनके दौर में बहुत ज़्यादा फौजी मारे गए हैं कंपेयर टू मनमोहन सिंह। तो इसका उनको जवाब देना पड़ेगा, भारत को अब उसकी तरफ देखना पड़ेगा। तो भारत के अंदर से खुद आवाज़ें उठेंगी, और नारायणन हार्ड लाइनर है, सॉफ्ट लाइनर नहीं है। ओके, खुर्शीद कुरैशी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और आपको जैसे मैंने कहा कि कुरैशी साहब एक अथॉरिटी रखते हैं न सिर्फ वज़ारत ख़ारजा उमूर पर बल्कि पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से आपने उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा कि बहरहाल वो ये कहते हैं कि मोदी साहब जब तक हैं उस वक्त उम्मीद ज़रा हमें कम रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये जो आने वाला इलेक्शन है शायद इस सबब मोदी साहब इस तरह एग्रेसिव एटीट्यूड भी इख्तियार कर रहे हैं, और उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद किया है। थैंक यू कुरैशी साहब। गुफ्तगू हो रही थी आज पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, और आपको इल्म है कि एक थोड़ी सी खिड़की खुलती नज़र आई थी, रोशनी की किरण नज़र आई थी, लेकिन भारत ने जो रवैया अख्तियार किया उससे लगता है कि फ़िलहाल तो वो कश्मीर जैसे हसास इशू को के सबब जहाँ बहुत बड़ी जंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात रखे, और जिस तरह उन्होंने मज़ाक़खेज़ अंदाज में इस पेशकश को वापस लिया है, जिसके बारे में हमारे खान साहब ने कहा भी है कि इससे हिंदुस्तान का तकब्बुर ज़ाहिर होता है। मुजाहिद बरेलवी को डॉन न्यूज़ से इजाज़त दी।